जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज करेंगे तो उसको कहा जाता है बच्चों फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, दैट इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। लेकिन अगर प्रोटीन को हम एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज करें देन इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। कैसे है बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग बेटा? स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि पर। फटाफट एक बार जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शुरू करते हैं लाइव प्रोसेस में सेकंड पार्ट का, दैट इज रेस्पिरेशन। बेटा आप लोगों का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है रियली रियली वेरी 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 एनकरेजिंग। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आपकी पूरी क्लास 10th की जर्नी में हम आपके साथ होंगे। तो आज अब शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। तो अभी तक आपने पढ़ाया है रेस्पिरेशन क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन की एंट्री, CO2 का बाहर निकलना, उसको हम क्या कह देते हैं रेस्पिरेशन। अभी तक आपने यही पढ़ा है, यही समझते हैं आप लोग। लेकिन अब थोड़ा सा हायर क्लासेस में थोड़ा सा प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है बच्चों, ठीक है। तो अब सिंपल ऑक्सीजन की एंट्री और CO2 के एग्जिट से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज तो है, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी, जो हम वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं तो एंजाइम कंट्रोल्ड कैटाबोलिक रिएक्शन है। एंजाइम कंट्रोल्ड कैटाबोलिक प्रोसेस विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसको बच्चों हम कह देते हैं रेस्पिरेशन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, और जिससे CO2 और वाटर मॉलिक्यूल एंड ATP इज प्रोड्यूस, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज नहीं करते। तो इसका मतलब अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन होता है। तो जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है, उसको हम रेस्पिरेशन कह देते हैं। अब जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं उनका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है इस प्रोसेस के टाइम पर, और उनको क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बच्चों होता है कि वो स्टार्टिंग मटेरियल जिसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होना है। अब तीन टाइप के फूड सब्सटेंसेस होते हैं हमारी डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स और प्रोटीन्स, यही होते हैं। न्यूट्रिशन प्रोसेस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इनको। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो उसको कहा जाता है बच्चों फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, दैट इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। लेकिन अगर प्रोटीन को हम एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करें देन इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब जो हमारा फूड था, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट था, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, नॉर्मली हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं, जो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर था। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है CO2 में और वाटर मॉलिक्यूल में, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP। इज इट क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब जो ATP मॉलिक्यूल है इसको भी कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एनर्जी करेंसी है सेल की, कि इसी से सारा काम होने वाला है आगे। जैसे हम अपने कोई रिमोट होता है उसमें बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं टू गेट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, अलग अलग फॉर्म होती है एनर्जी की। इसी तरह ATP को यूज करके हम बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, जैसे मस्कुलर मूवमेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है। तो ये जो ATP है इसकी फॉर्मेशन होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो बन जाता है ADP, और इस ADP में भी फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, देन इट चेंजेस टू एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो जो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं दे आर एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइडर्स। एक एटीपी मॉलिक्यूल बच्चों 30.5 किलो जूल एनर्जी पर मोल प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये एनर्जी का स्टोर हाउस है, एनर्जी का स्टोर हाउस है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, सेल में जो प्रोसेस होती है यहाँ पे एटीपी इन्वॉल्व है। अब बात आती है कि रेस्पिरेशन की कौन सी स्टेज होती है, कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो रेस्पिरेशन जो है बच्चों, रेस्पिरेशन प्रोसेस दो स्टेजेस में, दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक को हम कह देते हैं ब्रीथिंग और दूसरी होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपल ऑक्सीजन की एंट्री और CO2 का एग्जिट, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म के दो स्टेजेस होते हैं, दो फेजेस होते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग ये इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दो स्टेप आ जाते हैं, इसमें भी, इसमें मेनली आता है कि एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ब्लड कैपिलरीज के बीच में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कि एटमॉस्फेयर से बॉडी में एंटर हो गई गैस, रेस्पिरेटरी गैस की बात हो रही है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर एल्वियोलाई विच आर साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, किस तरह से ब्लड कैपिलरीज में इसका एक्सचेंज होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन दो फेजेस में कंप्लीट होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेयर से बॉडी में आई एक्सटर्नल, और विद इन द बॉडी दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन भी बच्चों तीन फेजेस में कंप्लीट होता है। अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यू सेल्स। जब एक बार टिश्यू सेल्स में आ गई, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स, इसलिए मैंने इसको कहा था एंजाइम कंट्रोल कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एंड अल्टीमेटली फाइनली लास्ट में क्या होगा, CO2 का एलिमिनेशन, CO2 का रिमूवल हो जाएगा। तो इन तीन स्टेजेस में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब जो ऑर्गेनिज्म फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, फूड ऑक्सीडाइज होता है, तो फूड का ऑक्सीडेशन मोलिकुलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जब होता है, तो उस रेस्पिरेशन को कह देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं मोलिकुलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो वो क्या हो गया, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा लीवर फ्लूक, ई कोलाई जो हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है, एस्कैरिस। तो यहां पर ह्यूज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का आउटपुट है वो बहुत कम होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसको कह देते हैं फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट क्या था, चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? स्टार्च बना था, प्लांट में स्टोर्ड फूड था। अब ये स्टार्च सलाइवा में, जो सलाइवरी अमाइली स्टाइलिन एंजाइम था, उसके हेल्प से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 6 कार्बन कंपाउंड था ग्लूकोज C6H12O6, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, तो दो मॉलिक्यूल बने किसके, 3 कार्बन कंपाउंड के। और ये प्रोसेस सेल के जो साइटोप्लाज्म में हुई, इट इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस सब में होगा, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो। उसके बाद ये वेरी करता है
कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, यीस्ट में, तो इथेनॉल बन जाएगा एंड साथ में CO2 रिलीज होगी, एनर्जी ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। लेकिन ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होगी वहां पे CO2 और H2O के साथ साथ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ह्यूमन बॉडी में भी टेम्पररी एनारोबिक कंडीशन होती है। अगर मान लो आप बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई होती है कम, तो एक टेम्पररी कंडीशन हो जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगा और वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? तो 3 टाइप का पाथवे हो गया डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस। तो एक बार उसको मैं वापस से समराइज करता हूं कि ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा। ये नेट रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो CO2 और H2 प्रोड्यूस होगा और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 एटीपी। एक एटीपी से कितनी एनर्जी मिल रही थी पीछे मैंने बताया, बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट। तो 38 इंटू 30 पॉइंट, चलिए मैं नहीं बता रहा, 38 इंटू, आप बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा है ना, एटीपी सिंथेसिस करता है, एटीपी की फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए इट इज ऑल्सो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहीं पर जो पायरुवेट था, पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो गया CO2 में और H2O में, और साथ में मिली एटीपी। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई एटीपी की फॉर्म में, ये यूटिलाइज होगी टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये कॉमन पाथवे था ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। उसके बाद डिपेंड करेगा कौन से एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। ये प्लांट रेस्पिरेशन मैंने आपको शो किया है कि क्रैब साइकिल के थ्रू या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे के थ्रू, ETS जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जिसको कहा जाता है, ETS या ETC। अब ये एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, एटीपी की स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो बेटा, एटीपी बना होता है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड रुकते हैं, वायरिंग में कुछ इश्यू है। हो, चलिए। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है सेल की, मैंने अभी आपको बताया, ये 3 चीजों से मिलकर बना। देखिए, एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक नहीं बल्कि 3 फॉस्फेट ग्रुप है। इसके अलावा इसमें शुगर है और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अगर डीएनए है तो ये चारों होंगे, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब सेम रहेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एडेनिन हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये राइबोस शुगर आरएनए में होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी डीएनए में, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। तो एक होगा तो एएमपी, 2 होगा तो एडीपी, और तीनों है तो एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो एनर्जी है इसको यूटिलाइज करेंगे हमारे सेल्स फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब दूसरे पार्ट में भी आ जाते हैं हम, एनोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी बात कर लेते हैं कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल सिर्फ प्रोड्यूस होंगे। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यहाँ पे सबके सब में जो ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, इसलिए इसको अनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया था, ये प्रोसेस जब होती है तो उसको क्या कह देते हैं हम? फर्मेंटेशन।
अब टाइप ऑफ फर्मेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट फॉर्म, कि अगर देखिए क्या हुआ था, ग्लूकोज था, पायरुवेट में चेंज हुआ, साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो कि कॉमन पाथवे था जिसको हमने क्या बताया था, ग्लाइकोलाइसिस होता है, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या हो गया था, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ईस्ट में C2H5OH बना प्लस एटीपी, तो इथेनॉल बना, अल्कोहल बना, तो ये क्या हो गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। या ये बना सकता है लैक्टिक एसिड, तो उसको हम क्या कह देंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो डिपेंड करेगा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बेसिस पे उसी टाइप का फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस बच्चों बेस है लिकर इंडस्ट्री का, बेकिंग इंडस्ट्री का, ब्रूइंग इंडस्ट्री का। आप देखते हो आपका जो, आपकी जो ब्रेड होती है, आपका जो केक होता है, उसमें इस तरह से होल्स बने होते हैं, वो पफी होता है, सोलन होता है, क्योंकि वहां पे फर्मेंटेशन करवाया जाता है, यीस्ट का फर्मेंटेशन होता है। और उसके रिजल्टेंट जो CO2 प्रोड्यूस होती है ना, वो बाहर निकलती है, और उसकी वजह से उसमें गैप्स बन जाते हैं, उसकी वजह से होल बन जाते हैं, और जो CO2 बाहर निकलती है तो पफी हो जाता है। तो फर्मेंटेशन दूसरी अनारोबिक प्रोसेस है, पाथवे है, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो चीज मेकिंग, बियर मेकिंग, वाइन मेकिंग, मैंने बताया ना, वाइन इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री, इसमें सब में फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होती है। कैसे होती है, उसकी नेट रिएक्शन क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। फर्मेंटेशन की हम बात कर रहे थे, देखिए शुगर थी हमारे पास, ग्लूकोज था हमारे पास, यीस्ट सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें क्या बना, इथेनॉल बना, C2H5OH प्लस CO2, तो ये क्या हो गया, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, दिस इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जो माल्टोज था, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जैसे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई, और ये ग्लूकोज फिर अल्टीमेटली चेंज हो गया इथेनॉल में। ये माल्टोज कहां से आया, याद करो कहां से आया, जो स्टार्च था, उस स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया था, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया था, और इस शुगर से फिर ग्लूकोज बना, ये अनदर फॉर्म है, और फिर वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो। इसी तरह लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है मसल्स में। सो जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्टर रनिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो तो बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई हो जाती है, या सप्लाई होती है कम, तो एक डेफिशिएट क्रिएट हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया, एक टेम्पररी कंडीशन हो गई, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और उसके रिजल्टेंट लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, और वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल सेल्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड जो है ना बच्चों, ऐसा नहीं कि वो पूरे टाइम पे लैक्टिक एसिड ही बना रहेगा, ये लैक्टिक एसिड जाएगा ब्लड के थ्रू लीवर में, और लीवर में इसका वापस से कन्वर्जन होगा पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड फिर से साइटोप्लाज्म में आकर, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में आकर, और उसका एरोबिक ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है ना, तो ये सोलेबलाइज हो जाता है, लैक्टिक एसिड ग्रेजुअली सोलेबलाइज हो जाएगा और वापस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये एनर्जी जो है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, तो हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए के थ्रू अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। और मसल फटीग में पता है क्या होता है, बताऊं क्या होता है, ये हालत होती है, ये बेचारा काम के बोझ का हमारा बैटरी डाउन, है ना, तो इस कंडीशन को कहते हैं मसल फटीग या मस्कुलर क्रैम्प। मसल फटीग हो गया जी, मस्कुलर क्रैम्प आ गए, ये दो कंडीशंस। लेकिन आप हमेशा ऐसे थोड़ी रहोगे,
फिर आप ऑक्सीजन की सप्लाई होते ही ये जो लैक्टिक एसिड है ये वापस से ब्लड के थ्रू लीवर से कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसका जो पायरुवेट का कन्वर्शन है लीवर में लैक्टिक एसिड पायरुवेट में चेंज हुआ, और पायरुवेट का फिर आपको पता ही चल गया अभी तक क्या होता है। अब बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस होती है तो क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, पहला डिफरेंस, पहली बात। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन अनाएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो जाती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ CO2 और H2O में। यहाँ पर इथेनॉल बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है, डिपेंड करेगा क्या बन रहा है। सारे के सारे हायर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, हायर ऑर्गेनिजम्स की ज्यादा होती है, इसलिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। पांचवा आप लिख सकते हो, यहाँ पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी इफ बट किंतु परंतु है बच्चों मेरे, तो आप पूछ लो, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। बस मेरी यही दिली तमन्ना ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे कोई भी डाउट अपने क्लासरूम में कैरी ना करें। जब भी उधर टीचर पूछे टक 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 फटाफट, क्योंकि आप अगर रेगुलर हमारे साथ जुड़े हैं ना तो आप देखिएगा आप सिलेबस वाइज क्लास में एडवांस होंगे। आपकी क्लास में जब टॉपिक शुरू होगा उससे पहले हम वो टॉपिक कर चुके होंगे। बीच में एक ब्रेक आया, होली आई, उसके बाद एक ब्रेक और आया, लास्ट 2-3 डेज से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने देखा भी होगा, वॉल्यूम में भी, आवाज में भी आपको डिफरेंस लग रहा होगा, है ना। लेकिन अब चीजें ठीक है, तो अब थोड़ा और प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे। ठीक है ना। जब तक मेरे चैंपियन मेरे साथ है मुझे कोई टेंशन नहीं है। चलिए, एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होगा, बिल्कुल होगा, प्लांट्स में होगा। सिंपल ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स, सिंपल एनिमल्स का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स को छोड़कर, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और ह्यूमन बींग्स। तो मैंने बताया कि दो फेजेस होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग जिसमें टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम इनहेलेशन कह देते हैं ना बेटा, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दो फेजेस होंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन में मैंने क्या बताया था, इंटरनल रेस्पिरेशन 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यू सेल्स, देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल्स, एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट दैट इज CO2 फ्रॉम द टिश्यू। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से जो रेस्पिरेटरी गैसेज हमारे बॉडी में एंटर होंगी और CO2 बाहर निकलेगी, तो इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे, अब हम फोकस रहेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स में कैसे हो। देखिए, प्लांट्स में बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है। अब मैं अगर 90% लोगों से पूछूंगा ना तो वो ये कहेंगे प्लांट CO2 लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप में से भी बहुत यही कहेंगे। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, प्लांट्स रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं, CO2 की एंट्री और ऑक्सीजन का एग्जिट, इसलिए तो कहते हैं प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणदायिनी वायु देते हैं। नहीं बच्चों, बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। लीव्स में होते हैं स्टोमेटा, लीव्स में ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और दूसरा ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम इसकी बात करें, तो ऑक्सीजन की एंट्री और CO2 का एग्जिट, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, रेस्पिरेशन के लिए प्लांट भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, याद रखना है। अब ये क्या है, लेंटिसेल, एल है, लेंटिसेल क्या होता है, जो स्टेम होता है, स्टेम में इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है लेंटिसेल, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, CO2 की एग्जिट हो रही है। अब
C6H12O6 था, CO2 प्लस H2 होगा। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन के टाइम पर, जो ये CO2 कहां से आई है? रेस्पिरेशन के टाइम पर इसको प्लांट यूटिलाइज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। तो CO2 वाटर के साथ मिलकर स्टार्च की फॉर्मेशन कर देगी और साथ में ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो हमें क्या लगता है कि ये ऑक्सीजन जो आई है वो रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुई है, जबकि ये प्रोडक्ट किसका है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। अब बात समझ में आई आपको? क्लियर हुई बात? होप आ गई होगी। तो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में है वो डिफर करता है एनिमल से तीन फैक्ट में। पहला कि अलग अलग पार्ट जो है प्लांट के वो अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। कोई एक वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता जैसे कि हमारी बॉडी में है, ह्यूमन बींग्स में है। प्लांट में क्योंकि अलग अलग पार्ट अलग अलग कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी ऑलमोस्ट नील होता है, नेग्लिजिबल। बाई रूट ने अपना कर दिया, स्टेम ने अपना कर दिया, लीव्स ने अपना कर दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और प्लांट्स में रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस होती है जबकि एनिमल्स में ये बहुत फास्टर होती है। तो तीन बेसिक डिफरेंसेस आपको बताता हूँ कि ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, लेकिन एनिमल्स में वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। दूसरा मैंने क्या बताया? वेरी लेस और नेग्लिजिबल ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। रीजन आपको पता है, अलग अलग पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स में। और रेस्पिरेशन प्लांट में स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो ये तीन बेसिक डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए, तीन डिफरेंस। और आपको ये भी पता चल गया कि जो O2 आती है प्लांट से, हमें जो O2 मिलती है विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन में तो प्लांट भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। अब अलग अलग पार्ट कैसे अलग अलग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? रूट से शुरू करते हैं। देखिए रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स में बच्चों होते हैं रूट एयर्स। रूट की टिप्स पे रूट एयर्स होते हैं जिनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और मिनरल्स का। तो हम कह सकते हैं रूट एयर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो एयर से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर आएगी रूट एयर्स में, और जो CO2 है वो बाहर चली जाएगी इन्हीं रूट एयर्स के थ्रू। तो गैसेस का जो एक्सचेंज है रूट्स में रूट एयर की हेल्प से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। सो रूट एयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, तो सोयल की जो एयर है वहां से ऑक्सीजन रूट एयर्स में आ जाएगी और सारे के सारे रूट्स में ऑक्सीजन सप्लाई होगी। मीन टाइम क्या होगा? CO2 गैस जो प्रोड्यूस होगी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू, वो नहीं रूट एयर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो जो रूट्स में डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट है गैसेस एक्सचेंज। अब जो दूसरे पार्ट है, स्टेम है, लीव्स है, उसमें कैसे होता है? स्टेम की बात कर लेते हैं। अब स्टेम में होते हैं स्टोमेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। स्टोमेटा के दो फंक्शन थे, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करना। तो स्टेम में स्टोमेटा की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन जो वुडी स्टेम होते हैं, जो बहुत थिक स्टेम हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा पीपल बनियन ट्री में देखा होगा, बहुत थिक स्टेम हो जाता है, वुडी स्टेम हो जाता है, बार्क आ जाता है। तो उस बार्क में लेंटिसेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं गैस एक्सचेंज। तो नॉर्मल स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू और वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाता है, गैस एक्सचेंज हो जाता है। अब बच गई क्या? अब बच गई क्या? लीफ। लीफ में क्या ऐसा होता है? लीफ में भी स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगी? एनवायरमेंटल कंडीशन पे, प्लांट की रिक्वायरमेंट पे जा, ठीक है। तो रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग जो पार्ट है प्लांट के, अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये भी सुना होगा आपने अपने बड़ों से कि प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। क्यों नहीं सोना चाहिए? ये देखिए हमारा गोलू जो है, गोलू मोलू जो है, चांद छुपा जो है बादल में, वहां पर रात को पेड़ के नीचे सो रहा है। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्यों एडवाइस किया जाता है? देखो, रात को और दिन में दोनों टाइम पे प्लांट रिलीज करते हैं CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब दिन में तो ये जो CO2 है यूज हो गई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई। रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो ये CO2 ही
रिलीज होती रहेगी। और प्लांट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बिल्कुल पास में सोएंगे तो अमाउंट ऑफ CO2 वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, इसलिए प्लांट्स के नीचे नहीं सोने की एडवाइस दी जाती है नाइट टाइम। क्या हुआ यहाँ पर बताओ, यहाँ पे हुआ ये कि डे टाइम में जो CO2 जनरेट हुई ना रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होगी, तो देयर इज नो CO2 रिलीज। लेकिन लेकिन नाइट में क्या हुआ, नो फोटोसिंथेसिस, तो CO2 एलिमिनेशन मेन प्रोडक्ट होगी। दिन में ऑक्सीजन का रिलीज है, वो मेन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन रात को CO2 का जो रिलीज है वो मेन स्टेप है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसलिए डे टाइम में बहुत फायदेमंद है, रात में नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे। तो अभी तक आपने डिस्कस किया रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग में दो स्टेप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज आप लोग फटाफट पूछ लीजिए, उसके बाद हम मूव करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की।